नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में 5 मई से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू होगा। उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो प्रदेश में वैक्सीन आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई है। 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है। तो तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग की अधिकारियों से चर्चा की कि कैसे आप वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएंगे, कितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा, उसकी क्या तैयारियां हैं, कैसे करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी मांग उठी है। इस कोविड महामारी के दौरान भी पत्रकार पूरी मेहनत के साथ लगातार काम करते जा रहे हैं। फील्ड पर कई पत्रकार संक्रमित हुए हैं और कई पत्रकारों की कोविड की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे पत्रकार मित्र कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश के सभी अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का फैसला सरकार ने लिया है। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता इन दोनों खबरों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सबसे पहले मैं बात करूंगा वैक्सीन की, क्योंकि 18+ को 5 तारीख से बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगेगी। फिलहाल ये तारीख फिर घोषित हो गई है। अब सवाल ये कि उसकी तैयारियों के लिए सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, बैठक की है। अभी समय ऐसा है कि इस वक्त में कोविड के मरीज जो सबसे ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं वो दर मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और यही समय है कि आपका वैक्सीनेशन भी प्रॉपर पूरे तरीके से जल्द 18+ को भी लग जाए, ताकि आप बाकी और मरीजों की भीड़ अस्पताल में ना बढ़ाएं। देखिए भैया, बिल्कुल सरकार की तैयारी पहले भी थी। वैक्सीन कंपनियों ने कहीं ना कहीं वैक्सीन की डिलीवरी में विलंब किया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर कई राज्यों में जो हालात बने थे कि 1 मई से 18 साल से ऊपर का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश है कि 5 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन के प्रोग्राम को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे उसको लेकर अगर बात करें तो प्रदेश सरकार ने पूरे मई का जो कार्यक्रम है, खासकर अगर बात करें तो 15 मई तक का जो कार्यक्रम है प्रदेश सरकार की ओर से वो पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। अलग तरीके से व्यवस्थाएं इस बार वैक्सीन को लेकर देखने को मिलेगी। चूंकि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी है, लिहाजा अस्पतालों के अंदर ज्यादा भीड़ जमा होने की संभावना है। और यही वजह है कि सरकार ने इस बार कम्युनिटी सेंटर, सरकारी स्कूल, सरकारी जो भवन है दूसरे अस्पताल के अलावा वहां पर वैक्सीन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम से कम वैक्सीन लगाने वाले लोगों को ना हो, अस्पताल के अंदर ज्यादा भीड़ जमा ना हो। इसके अलावा अगर बात करें तो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन का जो ऑर्डर प्रदेश सरकार ने दिया था उसकी सप्लाई की जो डोज है वो मध्य प्रदेश को 5 तारीख से मिलने लगेगी। लिहाजा सरकार की ओर से जो विस्तृत कार्यक्रम अगर तैयार किया गया है, अगर उस पर अगर आप नजर डालें, जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि निःशुल्क वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर लगाई जाएगी, तो उसमें 5 मई से 15 मई तक कुल 1480 सत्र होंगे, जिनमें 1,48,000 वैक्सीन की डोज जो है वो प्रदेश के आम नागरिकों को लगाई जाएंगी, जिनमें 18 साल से ऊपर के व्यक्ति भी शामिल है। लिहाजा अगर बात करें तो 5 और 6 मई को 104 सत्रों में 10,400 डोज, इसके अलावा 8 और 10 मई को 416 सत्रों में 11,600 डोज, और साथ ही साथ अगर बात करें तो 12, 13 और 15 मई को लगभग 95,000 डोज मध्य प्रदेश के अंदर जो है आम नागरिकों को लगाई जाएंगी। इसके बाद भी वैक्सीन का कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने जो जानकारी अब तक निकल कर आई है मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक के दौरान विजय, उसमें मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 4 करोड़ 76 लाख जो वैक्सीन है उसकी आवश्यकता है। इनमें से कोवैक्सीन प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर दिया है, माफ कीजिएगा, कोविशील्ड
कोविशील्ड के इतने ऑर्डर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने और कोवैक्सीन जो है वो 52,23,000 वैक्सीन जो है वो प्रदेश सरकार खरीदी की तैयारी कर रही है। चूंकि वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार के ऊपर है, लिहाजा केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई और उसके बाद जो तारीखों पर असमंजस जो बना हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन को लेकर विलंब हो सकता है, वो विलंब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ज्यादा नहीं चाहती थी। लिहाजा केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा के बाद में जो सहमति मिली है कि केंद्र मध्य प्रदेश को कितनी डोज कब उपलब्ध कराएगा, भले ही पैसा सीधे वैक्सीन कंपनियों को दिया गया हो, वैक्सीन कंपनियों को सीधे सप्लाई करनी हो, पर लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों के कोटे जो तय किए हैं उसमें मध्य प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर ऊपर रखा जाए, क्योंकि संक्रमण की दर मध्य प्रदेश में काफी तेजी से फैली है। लिहाजा प्रदेश सरकार की बात को मानते हुए केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक यह हाई लेवल की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद में तारीख का ऐलान किया गया कि अब 5 मई से मध्य प्रदेश के 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही साथ एक और सुविधा वैक्सीन को लेकर दी गई है, जो पत्रकार है उनके लिए हर जिले में विशेष कैंप वैक्सीन के लगाए जाएंगे। विजय जी, चलिए, पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था तो ये कर दी, दूसरी व्यवस्था ये थी कि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर मानने की बात थी। जो अधिमान्य पत्रकार हैं उन्हें तो फ्रंटलाइन वर्कर मान लिया गया है सुधीर, लेकिन ऐसे कई पत्रकार हैं, क्योंकि एक संस्थान में कुछ ही लोग अधिमान्य होते हैं। अब सवाल यह है कि सारे लोग तो अधिमान्य हो नहीं सकते, तो फिर उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी किसके भरोसे? एक बड़ी मांग थी पत्रकारों की, और बात की जाए तो पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ था तभी से पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं जो तस्वीरें थी पूरे देश भर में या प्रदेश भर में जहां भी जो हालात बने हुए थे उन तस्वीरों को दर्शकों के सामने पहुंचा रहे थे। सरकार की जो रीति नीति है, सरकार की जो योजनाएं है, सरकार के जो कामकाज थे उनको भी प्रसारित करने का काम जो है पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा था। लिहाजा संक्रमण वाली जगहों पर जाना या फिर कवरेज को लेकर जोखिम उठाना ये बिल्कुल आम बात थी, पर लेकिन उसके बावजूद ही पत्रकारों को अब तक फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। पर लेकिन प्रदेश सरकार ने अब इस पूरे मामले पर सहमति दी और लंबे इंतजार के बाद में पत्रकारों को अब फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि अधिमान्य पत्रकार मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा। पर लेकिन आदेश जो मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे तो देखना होगा कि उनमें क्या दूसरे जो गैर अधिमान्य पत्रकार है, खासकर संस्थागत रूप से काम करने वाले ऐसे पत्रकार जो जमीनी तौर पर फील्ड के अंदर काम करते हैं, और निश्चित तौर पर जो वाजिब सवाल आपने उठाया कि जेन्युइन पत्रकार हैं वो लोग, और भले ही अधिमानता का कार्ड उनका ना बना हो, पर लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर जो रियल हीरो की तरह काम करने वाले पत्रकार हैं उनको भी सरकार इस पूरी मुहिम में शामिल करे, ये मांग भी अब बड़ी तेजी से उठने लगी है। लिहाजा देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या विचार करती है, पर लेकिन जब तक आदेश की कॉपी नहीं आती है तब तक इस पूरे मामले पर कहना जल्दबाजी होगा विजय, क्योंकि मुख्यमंत्री ने केवल एक अपना ऐलान जो है वो पत्रकारों के लिए किया है। जब आदेश की कॉपी सरकार के सामने निकल कर आएगी तो उसमें देखना होगा कि दिशा निर्देश किस तरीके से दिए जाते हैं, क्या संस्था में काम करने वाले जो मान्य संस्थाएं हैं उनमें काम करने वाले पत्रकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, या सरकार की ओर से जो अधिमान्यता दी जाती है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इससे पहले हमने देखा था कि सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए जो बीमा पॉलिसी लाई गई थी उसमें भी शुरुआती दौर में केवल अधिमान्य पत्रकों को शामिल करने की बात कही गई थी, पर लेकिन गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी सरकार ने उसमें शामिल किया था और कुछ नियम शर्तों में थोड़ा सा बदलाव करते हुए उन पत्रकारों की उस बीमा पॉलिसी के अंदर राहत देने की बात प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। लिहाजा ऐसी उम्मीद मध्य प्रदेश का पूरा पत्रकार जगत लगा के बैठा है कि सरकार अधिमान्य पत्रकारों के साथ में गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी इसमें शामिल करे, पर लेकिन कुछ दिशा निर्देशों का जरूर इसमें पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो सही लोग होते हैं या जो हकदार लोग हैं उनका हक कोई दूसरे लोग लेकर चले आते हैं, और लिहाजा जो गड़बड़ियों की बात सामने निकल कर आती है वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर काफी सोच समझना पड़ता है। पर लेकिन एक बड़ा ऐलान, बड़ी राहत कम से कम मुख्यमंत्री की ओर से कही जा सकती है, और कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो संस्थागत रूप से काम करने वाले जो दूसरे पत्रकार हैं उनको भी सरकार इस पूरे फ्रंटलाइन वर्कर की जो सूची है उसमें भी शामिल करे। 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर दिया था क्या वो वाकई 5 तारीख को आ जाएगा या इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 सप्ताह और इंतजार की बात कही जा रही थी, तो 1 सप्ताह में 5 तारीख है या उससे भी आगे बढ़ सकता है फिलहाल? देखिए विजय, अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख वैक्सीन के डोज 5 तारीख तक मिलने की संभावना मध्य प्रदेश सरकार के पास में जताई जा रही है। हालांकि 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन के प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके थे, पर लेकिन कोविशील्ड की जो पहली खेप है वो मध्य प्रदेश सरकार को 5 तारीख को मिल जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से 45 लाख वैक्सीन के ऑर्डर पहले दिए जा चुके थे। लिहाजा उसके बाद में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को स्लॉट के आधार पर सरकार वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू करेगी, पर लेकिन पहली प्राथमिकता सेकेंड डोज वालों के लिए रहेगी। जो दूसरा डोज लगाने वाले हैं, जो 45 साल से उम्र ऊपर के जो उम्र के व्यक्ति है
उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। पर 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। जो 18 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति हैं, ये हो सकता है कि कुछ सीमित संख्या या फिर कोई स्लॉट के आधार पर केवल इस पूरे वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रदेश के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि 18 से 45 साल के बीच का है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम पूरी तैयार किया है, एक रूपरेखा पूरी एक तैयार की है और उसी रूपरेखा के आधार पर प्रदेश सरकार अपने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। पर लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के अंदर अब 5 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। विजय, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि 5 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी सुधीर, उससे भी ये साफ होता है कि जमीनी तैयारियां कर ली गई हैं। और आपने कहा कि लगभग 5 से 15 तारीख तक कई वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे जहां ये कवायद शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द, क्योंकि अब जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के कि जो ठीक होकर घर लौटने वाले जो कोरोना मरीज थे वो जल्दी जो ठीक हो रहे हैं, कम से कम उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये रेशियो एक कहीं ना कहीं एक राहत की खबर ज़रूर दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। इधर पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव ने मध्य प्रदेश के नेताओं का लोहा मनवाया। भले ही बंगाल में बीजेपी सरकार ना बन पाई हो, पर मुख्य विपक्षी दल बनकर बीजेपी ने बंगाल में जमीन काफी मजबूत की है। और इन चुनावों में मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं का कद बड़ा है और बड़े नेताओं की कतार में उन्हें शुमार कर दिया है, जिन्होंने खुद को साबित किया है। 5 राज्यों के चुनाव ने मध्य प्रदेश के जिन नेताओं का कद बढ़ाया है, उनमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सीएम शिवराज ने असम और पश्चिम बंगाल में जिन 7 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 6 पर बीजेपी का परचम लहराया। शिवराज ने जिन 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की, उनमें से बीजेपी ने 6 पर जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय ने करीब साल भर से वहां डेरा डालकर माहौल बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आंकड़ों के लिहाज से यहां पर बीजेपी की सफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने 3 से 78 सीटों का बड़ा सफर तय किया है। असम में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी भूमिका है, जिन्हें असम के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भी बराबरी से भूमिका अदा की। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 48 विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, जिन्होंने दर्जन भर से ज्यादा रोड शो के अलावा छोटे बड़े करीब 50 रैलियां की, साथ ही करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। नतीजों के बाद इन नेताओं के भविष्य का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि परिणामों से सबके सपने चकनाचूर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो नेता गए थे, विजयवर्गीय जी और मिश्रा जी वगैरह, ये सब, इनकी आस थी कि वहाँ 200 से ऊपर सीट आएंगी, कद बढ़ेगा, मुख्यमंत्री हटेगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इनकी मंशाओं पे पानी फिर गया और ये नेता अब अपना बचाव ये कर रहे हैं कि हमने सीटें बढ़ा दी। देखिए, बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा 250% वोट शेयर बढ़ा है बंगाल के अंदर, 38% हम आगे आए, हमारा वोट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम 5 प्रांत में आप देखिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, तपन भौमिक, विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया भी प्रचार के दौरान बंगाल में सक्रिय रहे। हालांकि चर्चा सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा को लेकर रही। हालांकि सियासत में जीत हार के मायने योग्यता नहीं बल्कि प्रयास के विषय रहे हैं, क्योंकि सत्ता सौंपने का फैसला जनता जनार्दन के हाथ है, जो कई बिंदुओं पर परखते हुए निर्णय करती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के एक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर हो रही है। दरअसल इस वायरल वीडियो में शंकर लालवानी कुछ मीडिया कर्मियों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना को मीडिया कर्मी ही फैला रहे हैं। यह वीडियो एमवाय अस्पताल के दौरे का बताया जा रहा है। सांसद का यह वीडियो सामने आने के बाद गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर मीडिया कर्मियों से भी माफी की मांग की जा रही है। वहीं पूर्व सांसद और PCC अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर शंकर लालवानी पर निशाना साधा है। अरुण यादव ने सांसद शंकर लालवानी के इस बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर माना है और सांसद कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी कोरोना फैला रहे हैं, जबकि वे सेवा भाव से काम करने में जुटे हुए हैं।
सही बात है सर। मंडला जिले के विधायक ने केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से फेसबुक पर कई सवाल किए हैं। विधायक ने लिखा है कि जिले की जनता सुविधाओं के अभाव में तड़प रही है, मर रही है। आईसीयू, सीटी स्कैन, दवा, ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं देंगे या सिर्फ दौरा करेंगे? फग्गन सिंह कुलस्ते इस कोविड काल में आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। इंदौर शहर में लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से हॉस्पिटल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंदौर शहर में पिछले एक हफ्ते से संक्रमित मरीजों का औसत आंकड़ा 1800 के आसपास ही बना हुआ है। आज भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1786 आया है, तो वहीं शहर में 8 मौतों की पुष्टि हुई। हालांकि राहत की खबर यह भी है कि शहर में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। सोमवार को 2161 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद शहर में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार किया है। प्रशासन लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में गिरावट लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है ताकि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके और शहर की स्थिति में सुधार आए। और प्रशासन की सख्ती के बाद भी निजी अस्पताल मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। मनमाने बिल वसूली की शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मरीज को भर्ती करते समय 40% से ज्यादा राशि नहीं ली जा सकती। सामान्य दिनों में जो बेड चार्ज था उससे केवल 20% ज्यादा ही बेड का चार्ज लिया जा सकता है। इसके अलावा जिस भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इंदौर में 85% अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है और इन अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था नहीं होने के बावजूद मरीजों से मनमाना बिल वसूला जा रहा है। लिहाजा सभी अस्पताल संचालकों को चेतावनी देने के साथ ही सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी वी केयर एक अस्पताल की शिकायत आई थी, यूनिवर्सल अस्पताल की शिकायत आई थी। लगा कि एक ऑर्डर जारी किया जाए और अगर ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते हैं ये लोग तो इनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी रेमडेसिविर जा रही है वो उनके यहाँ जो पेशेंट एडमिटेड है, जो सूची आ रही है, अगर हम लोग को वेरीफाई जो कर रहे हैं हम लोग, उसका सिस्टम बना रखा है हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा गलत पाया गया कि जिस पेशेंट को मेंशन किया उस पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं लगा, उसने बयान दे दिया हम लोगों को, तो फिर रासुका के हकदार होंगे जो भी जिम्मेदार होंगे उस अस्पताल के। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू को 18 दिन का समय हो चुका है। 15 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन था। इन 18 दिनों में कोरोना कर्फ्यू का पालन ना करने वालों पर सख्ती भी हुई, लेकिन लोग फिर भी समझने को तैयार नहीं है। 18 दिनों में शहर के अलग अलग थानों में 306 एफआईआर दर्ज की गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़े। उसमें से 257 दुकानदार है, वहीं 32,000 लोगों के चालान पुलिस ने बनाए हैं। इनसे लगभग 31 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। लोगों ने सबसे ज्यादा जो नियम तोड़ा है हजीरा, किला गेट, सदर बाजार और महाराज बाड़े पर तोड़ा है। जबलपुर में किसानों से गेहूं खरीदी का काम तेजी से किया जा रहा है। जबलपुर जिले में गेहूं खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने 123 खरीदी केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों में खरीदी का काम किया जा रहा है। लगभग 80% किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। किसान अपनी बारी आने पर ट्रैक्टर और ट्रक में भरकर गेहूं लेकर खरीदी केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जबलपुर में कुछ खरीदी केंद्रों से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिनको देखकर लगता नहीं है कि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई डर है। पाटन तहसील के बिनेकी गेहूं खरीदी केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। 1000 ट्रैक्टर, यदि 100 ट्रैक्टर भी एक गांव से 10-10 भी आ रहे तो 100 ट्रैक्टर हो रहे एक सोसाइटी में। दिन भर में उतने खाली हो रहे। गेहूँ लेके आए, मतलब लाइन लगा करके 3 दिन एकदम खाली हो रही थी। लाइन किसानों की लाइन लगवाते हैं, एकदम से कौन घुसेड़ेंगे ट्रैक्टर। जैसे जैसे लाइन से आते जाते हैं गाड़ी अंदर चली जाती है। सोमवार का दिन है, कल संडे थी, जगह व्यवस्थाएं थी नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।